मैट्रिक्स मैचिंग में मार्किंग ये मैट्रिक्स मैचिंग मार्किंग एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये क्या मीनिंग हो इसका, मतलब कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर? सर वो क्वेश्चन नहीं है सर। देन सर वो जो मैट्रिक्स मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मार्किंग कैसे मिलती है? जो मार्किंग कैसे मिलती है यूं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पेपर 2 में तो है ही नहीं मैट्रिक्स मैचिंग वाले क्वेश्चन। पेपर 1 में थे ना सर? हाँ हाँ, पेपर 1 में थे, सेकंड में उसमें लिखा हुआ है ना अपने पास ऊपर, जैसे सर जैसे अगर हमने कोई भी एक ऑप्शन टिक किया और वो करेक्ट हुआ तो फिर मार्क मिलेगा क्या? वो पेपर के अंदर लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, जो फर्स्ट पेज होता है ना उसमें लिखा होता है, वो उसी हिसाब से मिलता है। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इसमें पार्शियल मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। अगर पार्शियल मार्किंग वाले मैट्रिक्स दे रखा है तो उस हिसाब से पार्शियल मार्किंग मिलेगी आपको, और अगर डायरेक्ट मैट्रिक्स मैचिंग दे रखा है तब नहीं होगी, वो इस हिसाब से होता है एक्चुअली। तो इसके अंदर मैट्रिक्स मैच वाला ये देखो, जैसे फोर्थ नंबर यहाँ पर फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स मैच मैथमेटिक्स में, जैसे 48 से 51 नंबर क्वेश्चन थे, इसमें +3 फॉर करेक्ट आंसर, 0 आंसर, और -1 फॉर इनकरेक्ट। तो इसके अंदर आपको पार्शियल मार्किंग नहीं है, अगर रॉन्ग है, एक भी ऑप्शन रॉन्ग है तो फिर रॉन्ग माना जाएगा उसमें, यही है। जो चारों ऑप्शन है ना, जो चारों मैट्रिक्स होते हैं, वो चारों चारों मैच करने चाहिए इसमें, तब होगा। इसमें पार्शियल मार्किंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा, पार्शियल मार्किंग वाला मल्टीपल आंसर में ही है सिर्फ उसमें। तो इसमें पार्शियल वाला सिस्टम नहीं है, इसमें अगर सही है तो पूरे चारों के चारों ऑप्शन मैच करने चाहिए उसमें, अदरवाइज आप यू कैन लेफ्ट इट। या यस, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। So now if you have no doubt then we will start the next वेक्टर 3D। वैसे सॉल्यूशन इसका आपको पास में हो गई, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना मेरे से। तो वेक्टर 3D within 1 hour we will complete, and after that we will start next chapter, straight line also.
Let's see. तो लास्ट क्लास में अपने इक्वेशन ऑफ लाइन में चल रहे थे, यहाँ तक हो गया था। इसमें अपन ने बात की थी पॉइंट एंड लाइन के बारे में, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। और मैंने आपको ये बताया था 3D के अंदर जब लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट से ही निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है तो कोई भी पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए लाइन के ऊपर सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आपने लाइन की इक्वेशन निकाली, 2 पॉइंट से पास आउट होने वाले लाइन की इक्वेशन, हमने बीसी लाइन की इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर, फिर अपन कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा, इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ये रैंडम पॉइंट हो गया। फिर अपन डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं एटी लाइन की और बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन से पता चल जाएगा। अब एटी लाइन और बीसी लाइन दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 माना जाएगा। वो कॉन्सेप्ट लगा के लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेमडा की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो अपने पास में ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगी और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज मिड पॉइंट बन जाएगा इमेज और गिवन पॉइंट के बीच का। तो फिर अपन उससे इमेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। फिर अपने पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन में दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। In this you need to remember two concept. तो फर्स्ट नंबर है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो एक तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और एक होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब ये स्क्यू लाइंस कौन सी होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यू लाइंस। अब ये 3D में है। 3D में जैसे एरोप्लेन चलता है ना, एक एरोप्लेन ऊपर से निकल गया और एक एरोप्लेन नीचे से निकल गया, ऐसा थोड़ी एरोप्लेन टकराएंगे एक प्लेन के अंदर। एक प्लेन में कभी भी दो एरोप्लेन नहीं फ्लाई करते, उड़ते नहीं है। प्लेन जब भी एरोप्लेन उड़ते हैं तो हमेशा वो अलग प्लेन में उड़ेगा। एक एरोप्लेन अदर प्लेन में होता है, दूसरा एरोप्लेन अदर प्लेन का डिसाइड होता है। तो यहाँ से मीनिंग ये होता है जैसे एक लाइन ये है, अब ये जो दूसरी वाली जो लाइन है वो इसके नीचे से निकलेगी या इसके ऊपर से निकलेगी। ये लाइन यहाँ पर अपन जैसे स्क्रीन पर मैं बना रहा हूँ तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइनें एक प्लेन में है और नॉन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर co-planar and non-parallel then these are intersect, then these will become intersect। और अगर इंटरसेक्ट कर गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी। लेकिन अगर दो लाइंस स्क्यू लाइंस का मतलब ये हो गया कि नॉन कोप्लेनर लाइन है, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर यानी कि एक प्लेन में दोनों लाइन नहीं है। अब जब नॉन कोप्लेनर लाइन होगी तो वो हमेशा स्क्यू लाइंस कहलाएगी। अगर एक प्लेन में होगी तो नॉन स्क्यू लाइंस हो जाएगी, वो इंटरसेक्ट कर जाएगी। एक प्लेन में कोई भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जैसे एक वॉल है, एक वॉल पर आप दो लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल नहीं होगी
और एक ही गोल पर आप अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर दो अलग अलग प्लेन में लाइन है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर स्क्रीन के अंदर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्चुअली में ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है अगर आप 3D में इमेजिन करें तो, है ना। तो जब एक लाइन कंप्लीटली दूसरी लाइन के नीचे आ जाएगी उस टाइम पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये 90 डिग्री एंगल बनता है। ये जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाएगी, उसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। आपको फॉर्मूले किससे, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा और कार्टेशियन फॉर्म में क्या फॉर्मूला। तो अगर लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, टू लाइंस है, एक L1 है, दैट इज R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, और एक लाइन है L2, दैट इज R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म है, इन दी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर। तो यहां से जब अपन बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD है, SD से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपको फॉर्मूला से ध्यान रखना है, दैट इज द B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। एक्चुअली तो इसका भी पूरा डेरिवेशन होता है, बट अभी अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये एक तो ये फॉर्मूला होता है जब वेक्टर फॉर्म में होता है तब, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन है और कार्टेशियन फॉर्म, अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इस तरह से बनेगी, x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1, दिस इज लाइन नंबर 1। और x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 और इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2, दिस इज लाइन नंबर 2। इस केस में जब लाइन की इक्वेशन जब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आ जाएगा, दिस इज द डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है ध्यान से देखना जरा, मैंने यहाँ लिखा A2 माइनस A1, A1 और A2 दोनों पॉइंट होते हैं, यहाँ पर x1 x2 y1 y2 z1 z2 दोनों पॉइंट है। ये जो A2 माइनस A1 है इसको आप क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डिटरमिनेट फॉर्मूला है। फिर है B1 क्रॉस B2, यू नो बी क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिटरमिनेट। ये जो वेक्टर्स है लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर, दीज आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ये। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स है वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जाएगा A1 B1 C1 और ये आ जाएगा A2 B2 C2, ये न्यूमरेटर का काम कंप्लीट हुआ। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड और डिटरमिनेट, दिस इज द I कैप J कैप K कैप, और ये आ जाएगा I J K और रिमेनिंग सेम A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब ये जो कंप्लीट आपका अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका अपन होल मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनेट है, डिटरमिनेट सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है आपको। इसका अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है, राइट। ये सिंपल फॉर्मूला होता है। फिर एक आता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है कि नॉन पैरेलल लाइन है, तो उसके लिए आपका जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर अगर सेम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। B1 वेक्टर और B2 वेक्टर इट्स बोथ आर सेम। तो ये जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है ये पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के साथ में मैं समझा देता हूँ। तो दिस इज द सेकंड इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन जैसे अभी क्या डाउट आया था, टू पैरेलल लाइन दो डिफरेंट प्लेन के, दो पैरेलल लाइन दो डिफरेंट प्लेन के कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर दो लाइन अगर नॉन कोप्लेनर, अगर प्लेन अगर डिफरेंट हो गया तब तो नेवर इंटरसेक्ट, अगर वो पैरेलल है नॉन पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, अगर प्लेन अगर डिफरेंट हो गया तब तो। लेकिन अगर प्लेन सेम हो गया
तब पैरेलल लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दो लाइनें इंटरसेक्ट हमेशा हमेशा एक प्लेन में ही इंटरसेक्ट कर सकती है। वो कॉन्सेप्ट आता है कोप्लेनर लाइंस का, व्हेनेवर टू लाइंस आर कोप्लेनर। तो वो उसको आगे प्लेन के अंदर अपन एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। तो दो पैरेलल लाइन दो डिफरेंट प्लेन के कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? तो दो डिफरेंट प्लेन के पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन डिफरेंट प्लेन में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे एक आपके अपोजिट साइड में वॉल है, एक आपके फ्रंट में वॉल है, दो वॉल आपके आमने सामने, ये दोनों एक प्लेन है। एक लाइन आप सामने वाली वॉल पर ड्रॉ कर रहे हो, एक लाइन आप पीछे वाली वॉल पर ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी कहीं पर भी। ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस की कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? लाइंस आर पैरेलल है। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो लाइन आपको किस तरह से दिखेगी? L1 जो होगी वो इस तरह से होगी, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर ओनली। और L2 जो लाइन है दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर। यानी कि ये जो B वेक्टर है और B वेक्टर है दोनों सेम हो जाएंगे इसके। ऊपर वाली लाइन में मैंने स्क्यू लाइंस में B1 B2 सेपरेट लिखा था और यहाँ पर मैंने सेपरेट नहीं लिखा है। सेपरेट नहीं लिखूंगा इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। दोनों अगर सेम हो गए तो इसका मतलब बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो इस एग्जांपल में देखेंगे 2ik प्लस jk प्लस 2kk, दिस इज आल्सो 2ik jk 2kk। इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ डायरेक्ट डिस्टेंस आता है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट ही रहती है। वो तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन है तो बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने, यू नीड टू रिमेंबर। Now, so this is one formula for distance find out करने को between the two parallel lines के बीच की distance निकालने का। You can find out by using this one. Yes. या तो ये डिस्टेंस आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन हो तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म ये जो लाइन होती है ये वेक्टर फॉर्म की होती है। दिस इज द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। और फॉर कार्टेशियन फॉर्म, अब कार्टेशियन फॉर्म की जो लाइन होगी वो लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। L1 जो लाइन होगी दिस इज x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और L2 जो लाइन होगी वो होगी x माइनस x2 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b और इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c। अब यहाँ पर a b c दोनों के सेम होंगे। a b c क्या होंगे? डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तभी वो लाइंस पैरेलल मानी जाएगी, अदरवाइज लाइन पैरेलल नहीं होगी। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे यहाँ से? जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जब सोल्व करते हो तो हमेशा डिटरमिनेंट का यूज में लेना पड़ेगा। तो आई केप जे केप के केप, यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और दिस इज z2 माइनस z1। आई केप जे केप के केप, दिस इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में a2 माइनस a1 हो गया। बी वेक्टर क्या है? a b c। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट्स इट ओनली। और अब ये जो डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करोगे इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बिकॉज डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू दिस विल बिकम a1 वेक्टर और ये b वेक्टर है ही।
यहाँ पर ये जो वेक्टर है दिस इज A2 वेक्टर, और ये अपने पास फिर से बी वेक्टर। अब लेमडा टाइम्स ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा कि ये पैरेलल लाइन है कि नॉन पैरेलल लाइन है, ठीक। तो आपको आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है दैट मींस बोथ आर पैरेलल लाइंस। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का कोड A1 वेक्टर जो दे रखा है वो मेरे पास में, तो A1 वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2 JK प्लस के केप, आई के प्लस 2 JK प्लस के केप है। और जो A2 वेक्टर दे रखा है A2 वेक्टर इक्वल टू 2 - 1 - 1 2 IK माइनस JK माइनस के केप है। और एक चीज आपको बी वेक्टर दे रखी है, बी वेक्टर इक्वल टू 2 IK प्लस JK प्लस 2 KK, 2 IK प्लस JK प्लस 2 KK। Okay. Now we need to find out B1 vector cross product A2 minus A1 vector। तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा यहाँ से, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर इक्वल टू वी राइट डाउन 2 - 1 1 I केप -1 - 2 -3 J केप और -1 - 1 - 2 J केप, सॉरी 2 K केप हो जाएगा। So now we need to find out the distance is equal to B vector cross product A2 minus A1 divided by magnitude of B vector, और इसका भी मैग्नीट्यूड। तो डिटर्मिनेंट I J K A2 minus A1 डायरेक्ट अपन लिख देंगे, ये ना क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना है। A2 minus A1 दिस इज द 1 -3 -2 और बी वेक्टर कहाँ है 2 1 2 2 1 2 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिस इज द 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और ये जो ऊपर में आप न्यूमरेटर निकालोगे, इस न्यूमरेटर में आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट में और उसका आपको मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस -6 और +2 -6 + 2 दैट इज द -4 I केप। नेक्स्ट J केप के साथ में ये जाएगा 2 + 4 2 + 4 -6 J केप प्लस K केप के साथ 1 1 + 6 7 हो जाएगा ये ना 7 K केप और डिवाइडेड बाय दिस इज द 2 स्क्वायर 4 4 9 3 हो जाएगा, ये √9 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर का फिर से मैग्नीट्यूड करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर 16 36 और 49। तो ये आ जाएगा 50 36 12 101 आ रहा होगा ये ना, स्क्वायर रूट ऑफ 101 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब इस क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि पैरेलल नॉन पैरेलल। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये डिनोमिनेटर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो चेक कर लीजिए। इसमें दे रखा है 2 3 4, इसमें दे रखा है 3 4 5। आपको एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, दूसरा आपको ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछी है। हाँ 1/√6 इज दैट्स राइट आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट नो प्रॉब्लम की जैसे आप x1 y1 z1 लिखोगे, इसमें x1 y1 z1 तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट इज द 1 2 3। और जब अपन x2 y2 z2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 5। दिस इज द a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे a1 b1 c1, a1 b1 c1 हो जाएगा मेरे पास में 2 3 4 और a2 b2 c2, a2 b2 c2 जो है वो आ जाएगा मेरे पास 3 4 5। फॉर्मूले में अरेंज करेंगे तो SD आ जाएगा डायरेक्टली, यू कैन फाइंड आउट। बट ये मैं पूरा सोल्व नहीं करूँ, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। आप फॉर्मूले में लगाओगे x2 - x1 2 - 1 1 y2 - 1 फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है वो देख लेना वापस से 4 - 2 2 5 - 3 2 फिर a1 b1 c1 2 3 4 a2 b2 c2 3 4 5 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड I केप J केप K केप b1 क्रॉस b2 होता है तो a1 b1 c1 2 3 4 और ये आ जाएगा 3 4 5।
ये निकाल के इसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेना, एंड यू सिंप्लीफाई यू विल गेट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सोल्व कर लो। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो लाइन की इक्वेशन भी आपको निकालनी है, यानी कि जो लाइन आपने सोल्व किया, ये लाइन मैंने कहा इस तरह से जाके इस लाइन के नीचे से निकलेगी ये लाइन, या ऊपर से निकलेगी। ये जो L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो ये जो L2 लाइन है या तो इस L1 के ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। स्क्रीन पर आपको ऐसा लग रहा होगा आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, एक्चुअली में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये इसके नीचे से निकलेगी या ऊपर से निकल जाएगी। अगर इंटरसेक्ट कर गई तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही है। अब और ये कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गई, इसका मतलब बोथ लाइंस आर कोप्लेनर, दैट मींस बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये लाइन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की आ रही है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मैं इस लाइन को नाम दे देता हूँ ए और बी। तो आपको ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, गॉट इट। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांस होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू लेमडा। जब आप इसको लेमडा के इक्वल मानोगे तो x इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 हो गया, y इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2 हो गया, और z इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3 हो गया। तो मैं यहां से ये कर दूंगा, लेट ए पॉइंट ऑन लाइन L1, लेट ए पॉइंट कैपिटल A, that is the 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3. Let a point on L1, point A on the L1। यानी ये जो A पॉइंट मैंने लिखा, इसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ रेंडमली 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3। ये रेंडमली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो गया। सिमिलरली यही काम अपन म्यू के L2 के लिए करेंगे। L2 जो लाइन है मेरे पास सेकंड वाली लाइन, that is the 2 4 5 है ना। दिस इज द x minus 2/3 equal to y minus 4/4 4 equal to z minus 5/5। let us consider equal to mu। यहां से जब निकालोगे तो x equal to 3 mu plus 2 हो गया, y equal to 4 mu plus 4 हो गया, और z equal to 5 mu plus 5 हो जाएगा। तो let a point B, let a point B, और B हो जाएगा 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5 ऑन L2। ये L2 के ऊपर कोई पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, ये पॉइंट है B यहाँ पर L2 के ऊपर। कोऑर्डिनेट है 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दो पॉइंट मैंने कोई भी A और B पर एज्यूम कर लिया। अब मैंने ये कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कहीं पर भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, दैट मींस अनडायरेक्टली क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली। यही कॉन्सेप्ट अपन A और D के अंदर कर्व से निकालते हैं, यही कॉन्सेप्ट अपन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो A B जो लाइन है इज द परपेंडिकुलर L1 एंड L2 बोथ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए मुझे म्यू और लैम्डा चाहिए। अब म्यू और लैम्डा कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन L1 है, लाइन L1 के dr क्या हो जाएंगे? dr मींस डायरेक्शन रेशियोज। लाइन L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डिनोमिनेटर होंगे, डिनोमिनेटर मींस 2 3 4। लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2 3 4। जो लाइन L2 है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? इसके हो गए 3 4 5। गॉट इट? नाउ can we find out the direction ratio of line AB? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, DR लिख देता हूँ, DRS डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1। L1 मींस लाइन L1। तो इसको मैं A1 B1 C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार। A1 B1 C1 इक्वल टू हो गया 2 3 4। इधर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2, ऑफ L2 लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2।
और ये आ जाएगा 3 4 5 3 4 5। दीज आर द DRS ऑफ L2। नाउ एक चीज और रहनी है आपको, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करो। नाउ व्हाट आर द DRS ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं A3 B3 C3 से। अब ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। यू नो डायरेक्शन रेशियो फ्रॉम 2 पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ही डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस 2 और माइनस ऑफ 2 लेमडा प्लस 1, कोमा दिस इज द 4 म्यू प्लस 4 माइनस ऑफ इधर का y1 कोऑर्डिनेट एरिया का 3 लेमडा प्लस 2, कोमा 5 म्यू प्लस 5 और माइनस में आ जाएगा 4 लेमडा प्लस 3। व्हेन वी सिंप्लीफाई तो A3 B3 C3 आ गया, A3 B3 C3, A3 B3 C3 आ जाएगा 3 म्यू माइनस 2 लेमडा 2 माइनस 1 प्लस 1 ओनली। This will become 4 mu minus 3 lambda plus 2 only. This will become 5 mu minus 4 lambda plus 2 only. So these are the direction ratios of line AB in terms of mu and lambda. Now, अब आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। Now, as we know that line AB is perpendicular to both L1 and L2. तो लाइन ए बी है वो दोनों L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अगर दोनों के परपेंडिकुलर होगी तो वो कंडीशन लगा देते हैं, कौन सी? L1 और ए बी परपेंडिकुलर है तो मैं ये कहूंगा A1 A3 प्लस B1 B3 और प्लस C1 C3 इक्वल टू 0। एक तो ये कंसेप्ट लगा दीजिए। और L2 के भी परपेंडिकुलर है, L2 और ए बी परपेंडिकुलर होगी तो मैं ये कहूंगा A2 A3 प्लस B2 B3 और प्लस C2 C3 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगा के लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस विल बिकम 2 इंटू 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 और प्लस 4 इंटू दिस इज 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन मिल जाएगी। और सिमिलरली इसमें लगाओगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू ये सेम 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 और प्लस दिस विल बिकम 5 इंटू 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप सोल्व करोगे तो अब यहाँ से एक लाइन एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में एक इक्वेशन आएगी, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। दिस इज आई थिंक 38 म्यू माइनस 29 लेमडा और प्लस 16 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से जब आप सोल्व करोगे सेकंड इक्वेशन को, दिस इज द 50 म्यू माइनस माइनस का ये आ जाएगा 38 लेमडा और प्लस 21 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यू नीड टू सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 by solving equation 1 and 2. When we will solve 1 and 2 then we get lambda और म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। We will get lambda इक्वल टू 1/3 आएगा और म्यू इक्वल टू आ जाएगा आई थिंक -1/6। म्यू इक्वल टू -1/6, 1/3 और -1/6 क्या आएगा। अब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू उठा के वापस पुट कर दो वहां पर, तो पॉइंट ए क्या आ जाएगा ये। तो जब आप जब लैम्डा की वैल्यू अपन 1/3 यहाँ पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1/3, 1/3 तो 2/3 प्लस 1 करोगे तो ये 5/3 हो गया पॉइंट, कोमा लैम्डा की वैल्यू 1/3 यहाँ पुट करोगे तो ये 3 आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1/3 पुट करोगे तो 13/3 आ जाएगा। तो दिस विल बिकम पॉइंट ए। और जब पॉइंट बी निकालोगे तो सिमिलरली म्यू की वैल्यू यहाँ -1/6 पुट करनी है। म्यू की वैल्यू -1/6 पुट करेंगे तो ये म्यू की वैल्यू पॉइंट बी आ जाएगा और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आएंगे शायद 3/2, 10/3, 25/6। आगे इतना डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स इट ओनली।
अब ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया। अब आप वापस से कैलकुलेट करके देखो 1/√6, जिसने किसने बताया था, अक्षिप्त तेलंग ने बताया कि इसका आंसर ए बी की वैल्यू जो है 1/√6 आ रही है। अब आप ए बी यहाँ से फाइंड आउट करो इन दोनों पॉइंट फॉर्मूला से, x2 - x1 वाले फॉर्मूले से। तो कुल मिला के मेरे पास में 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ए मिल गया 5/2, 5/2, 3, 13/3, एंड पॉइंट बी मिल गया मेरे पास में 3/2, 10/3, 25/6 ओनली। अब मैं जब ए बी वैल्यू निकालूंगा, ए बी की वैल्यू वही 1/√6 ही आएगी वापस से। यू कैन कैलकुलेट 5/2 - 3/2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस दिस इज द 13/3 - 25/6 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर भी 1/√6 ही आ रहा है। ऑब्वियसली बात आना ही है। तो ये ए बी आ गई, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इक्वेशन कैसे निकालोगे? इक्वेशन आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट्स इक्वेशन आप निकाल ही सकते हो, दैट इज x - 5/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 - 5/2। you know, x - x1 upon x2 - x1, y - y1 upon y - 3 upon 10/3 - 3, y - y2 - y1 equal to z - 13/3 और divided by this is the 25/6 minus 13/। you will simplify this, you will get the answer। जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको मैच कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी रैंडम पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और म्यू में पैरामेट्रिक पॉइंट मान लीजिए, फिर इस ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालिए। ए बी जो लाइन है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, L1 और L2 के। अब L1 से A1 A3 प्लस B1 B3 C1 C3 लगाओगे तो एक इक्वेशन लैम्डा और म्यू में मिलेगी। और जब आप सेकेंड L2 और ए बी लाइन परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ 2 इक्वेशन 2 अननोन, we need to find out lambda and mu value, lambda 1/3 mu 1 - 1/6। lambda और mu की वैल्यू वापस यहाँ पुट करोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी आ जाएगा। अब पॉइंट ए बी जैसे आ जाएगा तो ए बी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, 2 पॉइंट होंगे 2 इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ए बी की वैल्यू भी 1/√6 यहाँ से आ जाएगी। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन का जो अपन ने देखा है अभी। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले प्लेन का मतलब तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, सरफेस होती है एक, such that if any two points are taken on it, the line segment joining them lies completely on this surface। मतलब सिंपल ये है कि मान लीजिए कोई भी अपन ने 2 पॉइंट ले लिए, कहीं पर भी स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट ले लिए, मैंने कहीं भी स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट ले लिए, और ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर सिर्फ एक ही सरफेस पर लाई कर रही है तो वही आपका प्लेन कहलाएगा। दैट इज द प्लेन ओनली। स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर एक ही सरफेस पर लाई कर रही है, कंप्लीट लाइन, दैट इज द प्लेन ओनली। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सॉल्व। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट तो कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो आपको देखना पड़ेगा। जो प्लेन होता है इसका हमेशा एक नॉर्मल वेक्टर लिया जाता है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, आउटसाइड। जो प्लेन होता है ना, प्लेन के अंदर हम बेसिकली लॉट ऑफ वेक्टर्स वी कैन ड्रॉ। प्लेन के अंदर तो लॉट ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल है, इधर इधर इधर। प्लेन मतलब एक सरफेस है, ये एक सरफेस के ऊपर अपन लॉट ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ। वी कैन नॉट बी फाइंड आउट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन। लेकिन प्लेन के जो परपेंडिकुलर आउटसाइड जो पॉइंट आएगा, तो आउटसाइड जो पॉइंट निकल के वेक्टर निकल के आएगा, दैट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यहाँ पर हमेशा एक नॉर्मल वेक्टर लिया जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंट बाई एन वेक्टर। तो नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर। तो प्लेन की जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाएगी वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर की जाएगी। जैसे स्ट्रेट लाइन में बताता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है वो पैरेलल वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। लाइन में लाइन की डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाएगी। वो पैरेलल वेक्टर नहीं होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर से होगा। तो एन वेक्टर हमेशा ही नॉर्मल टू प्लेन होगा। अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये प्लेन है मेरे पास में, इस प्लेन के ऊपर आपके पास में एक तो पॉइंट गिवन होगा, लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट ए। ये पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है। एक वेरिएबल पॉइंट अपन पी ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। हम लोग एपी वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं, और एक एन वेक्टर है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये जो एपी वेक्टर होगा ना, दिस एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी आर वेक्टर ऑन द प्लेन
AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि AP वेक्टर डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब AP वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर इक्वल टू 0। यही हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और दूसरा अगर मैं आपको बात करूं इजीली याद रखने के लिए, स्ट्रेट लाइन इन 2D, जो कि अभी अपन डिस्कस स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन इन 2D और प्लेन इन 3D बोथ आर सिमिलर, ये दोनों सेम होते हैं। और सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, प्लेन के अंदर एक जेड कोऑर्डिनेट आ जाता है, और बाद बाकी लाइन इन 2D और प्लेन इन 3D बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, लेट अस कंसीडर आर वेक्टर को मैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप लिखूंगा, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है कोई भी। ए वेक्टर जो है ये गिवन पॉइंट होता है प्लेन के अंदर, इसको मैं x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के कैप है। दिस इज द गिवन पॉइंट ऑन प्लेन। गिवन वर्ड सही नहीं रहेगा, नॉन पॉइंट लिख देता हूं मैं, नॉन पॉइंट ऑन प्लेन। ये प्लेन के ऊपर कोई नॉन पॉइंट है, गिवन तो जरूरी नहीं होता है हमेशा गिवन हो, आपको कभी कभार आपको फाइंड आउट भी करना पड़ता है वो पॉइंट। ये नॉन पॉइंट है प्लेन के ऊपर। और एक एन वेक्टर है, एन वेक्टर को मैं ये लिख लेता हूँ ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। अब ये जो वेक्टर है दिस इज द नॉर्मल टू प्लेन है, दिस इज द नॉर्मल टू प्लेन। अब नॉर्मल टू प्लेन है, जब आप इसको इन तीनों को यहाँ पुट करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, आर माइनस ए क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स वन आई के, एक्स माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई माइनस वाई वन जे के, और प्लस दिस इज द जेड माइनस जेड वन के आ जाएगा यहाँ से। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एन वेक्टर के साथ में, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो यू नो डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन और प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी इन कार्टेशियन फॉर्म, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये जो ए बी सी है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर। गॉट इट? अच्छा, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस वे इक्वेशन, ax प्लस by प्लस cz। और ये जो वैल्यू आएगी जिसको मैं ये से लिख देता हूँ माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1। abc नोन है क्योंकि नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। पर जैसे हेडिंग लगाई थी ना, हेडिंग क्या था, हेडिंग है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, तो पॉइंट गिवन होगा यानी नोन है, और नॉर्मल टू एक गिवन वेक्टर। अगर वेक्टर गिवन होता ए बी सी भी नोन है, x1 y1 z1 भी नोन है। ये जो कंप्लीट टर्म है ना, इसको मैं एक टर्म से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज द डी, क्योंकि ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है। सो इक्वेशन मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस बी इक्वल टू 0। इसी को अपन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलते हैं। और यू नो स्ट्रेट लाइन जो 2D में लेते हैं उसको लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आज अपन डिस्कस करेंगे, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D ये लाइन होती है, और प्लेन की इक्वेशन ये होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो ठीक है, ये जो ए बी सी है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है प्लेन की इक्वेशन में। ये ए बी सी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज ए बी सी दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर है। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये उसके डायरेक्शन रेशियो है, ये प्लेन के अंदर नहीं है, ये प्लेन के बाहर है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर एबीसी। और इसके बहुत यूज में आने वाला है आगे आपके, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर एक और अपने पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट। अगर आपके पास में 3 गिवन पॉइंट होते हैं तब आप कैसे निकालोगे? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन अप्लाई कर देंगे।
अब आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ये 3 पॉइंट गिवन है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं ओरिजिन है, ऑब्वियसली बात है यहाँ में से एक वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर ये मिलेगा, एक वेक्टर ये मिलेगा, सी वेक्टर। दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है ए बी सी, को ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर। अब मैं ये निकाल सकता हूँ यहाँ से, 3 पॉइंट गिवन है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ओरिजिन थोड़ी गिवन है, ओरिजिन नहीं गिवन है इसमें, एक मिस्टेक हो गई। ओरिजिन इज डिफरेंटिंग, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई बी पॉइंट है और यहाँ पर कोई सी पॉइंट है। ये अब जो ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर में स्मॉल ए वेक्टर लिख देता हूँ, पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर लिख देता हूँ, जो पॉइंट सी है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर, ये कैपिटल पी। यहाँ से मैं दो वेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक बोलते हैं ए बी वेक्टर और एक हो गया ए सी वेक्टर। ये मेरे पास में दो वेक्टर हो गए, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब आपको दो चीजें चाहिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। एक तो आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो यहाँ पर 3 गिवन है, आप कोई भी एक उठा लीजिए, ए वेक्टर को उठा लिया, लेकिन एक आपको चाहिए कि इसमें नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस केस में जब आप नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करोगे ना, नॉर्मल वेक्टर प्लेन की इक्वेशन के लिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो एन वेक्टर इक्वल टू हम ये बताते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही नॉर्मल वेक्टर देता है, परपेंडिकुलर वेक्टर देगा। तो उसको हम ये लिखेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर ही आपको नॉर्मल वेक्टर दे देगा। ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर का मतलब हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट, अब ये तो एक हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, वी राइट डाउन इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर इक्वल टू 0, और एन वेक्टर पहले आपको यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। ए बी वेक्टर और ए बी सी तीन तो पॉइंट गिवन है, इन 3 पॉइंट से हम दो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर दोनों इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे, लाइज ऑन दी प्लेन। और ये जब लाइज ऑन दी प्लेन होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नॉर्मल वेक्टर दे देगा। तो अब आप इसको अरेंज करेंगे अपन, तो ये एक टाइप से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टाइप का हो गया, पता है क्या वैसे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर, या फिर एन वेक्टर को मैं ये लिख लेता हूँ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये एक टाइप से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ इफ वी एज्यूम, एज्यूम क्या करना है, ये लेट अस पॉइंट ए क्या है x1 y1 z1, बी क्या है x2 y2 z2 और सी है x3 y3 z3 और p एक कोई पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट दैट इज p वेक्टर। तो कैन आई राइट डाउन हियर कि लेट r वेक्टर जो होगा ना, r वेक्टर दिस इज x i k प्लस y j k प्लस z k k, और जो a वेक्टर रहेगा दैट इज इक्वल टू x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k, और जो बी वेक्टर हो गया वो हो गया x2 i k प्लस y2 j k प्लस z2 k k, और जो मेरे पास में सी वेक्टर है दैट इज द x3 i k प्लस y3 j k प्लस z3 k k, है ना। और व्हेन यू अरेंज इन दिस फॉर्मूला, तो ये एक टाइप से एचटीपी हो गया। और एचटीपी कैसे सोल्व करते हो, ए बी सी डिटर्मिनेंट में सोल्व करो, x माइनस ए दैट इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट। फिर बी वेक्टर, सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन कैसे विजिबल नहीं हो रही, स्क्रीन विजिबल है ना, ओके ओके ओके।
नोट ओके, नोट ओके, ओके। बाकी सबको तो स्क्रीन विजिबल है, तुम्हें कैसे नहीं है? एक बार चेक करना जरा। स्क्रीन तो विजिबल हो रही है हमारे को, इंस्ट्रूमेंट में देखो जरा। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। b माइनस ए कैसे करोगे? दैट इज द एक्स टू माइनस एक्स वन। दिस विल बिकम वाई टू माइनस वाई वन। दिस विल बिकम जेड टू माइनस जेड वन। और c माइनस ए क्या हो जाएगा? एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, और जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो ये एक टाइप से एसटीपी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। बट आपको ए वेक्टर क्या होगा? आर माइनस ए, आर माइनस ए दिस माइनस दिस। बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए, तो बी माइनस ए दीज टू माइनस, सी माइनस ए तो सी माइनस ए। ये मेरे पास में एक फॉर्मूला बनता है, इससे आप 3 पॉइंट से पास आउट होने वाले इक्वेशन को यू कैन फाइंड आउट। राइट। फिर एक आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। मान लीजिए कोई भी एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन कुछ इस टाइप से, मतलब प्लेन कुछ इस तरह से है, वो ऑल 3 एक्सिस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालो? यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है a कॉमा जीरो कॉमा जीरो, 3D में है ये कोई पॉइंट b है, दैट इज 0 कॉमा b कॉमा जीरो। और यहाँ पर जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट है c, दैट इज 0 कॉमा जीरो कॉमा c। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास में क्या होगी? जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है उसका फॉर्मूला ये हो गया। आपको तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन। यही सेम टू सेम चीज अपन स्ट्रेट लाइन और इन 2D में पढ़ते हैं, और यही प्लेन इन 3D में पढ़ते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। एक ओपी वेक्टर गिवन है, ओक्यू वेक्टर गिवन है, और ओ आर वेक्टर गिवन है। 3 वेक्टर्स है वेर ए बी डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट जो है लाइज कर रहा है इस प्लेन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन तो एक्चुअली में वेक्टर का क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन है ही नहीं। एंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 2 लाइज ऑन दिस प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ ले लिया। बट एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो टाइप में होती है। अब इस ये वैल्यू एक दे रखी है, ये एक्चुअली में क्या है? एसटीपी है ये। ओपी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ओ क्यू वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ओ आर वेक्टर, दिस इज द एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओनली। तो ए बी सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो पहले ए वेक्टर कौन है? एल्फा माइनस वन अपॉन एल्फा, वन वन। ओ क्यू बी, बी वेक्टर कौन है? ओ क्यू, दैट इज द वन, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा, और ये आ जाएगा वन अगेन। ओ आर वेक्टर क्या हो गया? वन 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 बाई टू। क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। When we will simplify, this will become alpha minus 1 by alpha into this is the beta minus 1 upon 2 beta minus 1, और minus 1 into this is cancel out to 1 by 2 minus 1, और this is plus 1 into 1 minus of beta minus 1 upon beta, that is equal to 0. Now when we simplify this, तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा इंटू बीटा माइनस 2 बीटा हो जाएगा। तो दिस इज माइनस कॉमन लेके इसको बीटा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये माइनस 1 बाई 2 तो प्लस 1 बाई 2 हो गया, और दिस इज द प्लस 1, और माइनस ऑफ बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 बाई एल्फा, या माइनस को बाहर निकाल लीजिए, दिस माइनस वी विल टेक आउटसाइड, तो माइनस ये आ जाएगा, दिस इज द 1 माइनस 1 बाई एल्फा, और दिस विल बिकम माइनस बाहर आ गया तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 बीटा। सेपरेट कर रहा हूँ मैं इसको ना, दिस इज द 1 बाई 2 प्लस 1, इसको भी सेपरेट कर दीजिए, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई तो माइनस 1 बाई 2
-1 into this, तो -1/2 बीटा, और नेक्स्ट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 अल्फा, दिस इज अ माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज अ 1/2 अल्फा बीटा, प्लस 1/2 प्लस 1 -1 प्लस 1 by बीटा इक्वल टू, you can see +1 -1 cancel out, +1/2 -1/2 cancel out. This will become 1/2 alpha, 1/2 alpha, और आप देखिए दिस इज द -1/2 बीटा और +1/2 बीटा, 1 -1/2 +1/2, दिस इज 1/2 बीटा, और दिस विल बिकम +1/2 alpha बीटा, 2 alpha बीटा, दिस इज इक्वल टू 0. We can take LCM, 2 alpha बीटा इज LCM, तो ये अल्फा ऑलरेडी है तो यहाँ बीटा आ जाएगा, 2 बीटा ऑलरेडी है तो अल्फा आ जाएगा, +1 आ जाएगा इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस वी कैन से अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1. बस सिंपल क्वेश्चन हो गया. अब क्वेश्चन इज से अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 2 लाइज ऑन दिस प्लेन, तो वी कैन से अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 2 अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो इज सेटिस्फाई गिवन प्लेन इक्वेशन, सेटिस्फाई द प्लेन, सेटिस्फाई द प्लेन इक्वेशन. प्लेन इक्वेशन क्या है? 3x + 3y, 3x + 3y माइनस जेड प्लस एल इक्वल टू 0, माइनस जेड प्लस एल इक्वल टू 0. यहाँ पर अल्फा बीटा वैल्यू पुट करो, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 प्लस एल इक्वल टू 0, ये 2 है. 3 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आ गई, -2 प्लस एल इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कर लेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी 5 ओनली. गॉट इट? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं. गुड. वैल्यू ऑफ द एल इज 5. तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये. तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है वापस. L1 L2 be the following straight lines. Suppose that the straight line this lies in the plane containing L1 and L2. L1 and L2, L1 और L2 दो लाइन है और एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है. आप दोनों लाइन को ध्यान से देखिए जरा. ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, दिस इज x - x1 y - y1 z - z1 है. तो x1 y1 z1 जो यहाँ से मिल रहा है मुझे फर्स्ट लाइन से, x1 y1 z1 जब देखूंगा दिस इज 1 0 1 ओनली. और जब इस लाइन में भी मैं देखूंगा तो x2 y2 z2 जो है वो भी मेरे पास में 1 0 1 आ रहा है. यानी कि ये दोनों ही लाइन एक पॉइंट से पास आउट हो रही है और उस पॉइंट का नाम है 1 0 1. These both lines are passes through one point, that is the 1 0 1 only. Got it? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट 1 0 1 जो है ये दिस इज लाइज ऑन द प्लेन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? L1 एंड L2 फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन है, 1 0 1 1 0 1 दोनों लाइन के पॉइंट है और लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2. तो जो L1 और L2 जो दो लाइन है वो किसी न किसी प्लेन में लाई करेगी और किसी न किसी प्लेन में लाई कर रही है, तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास आउट हो रही है, दैट इज द 1 0 1. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. ये जो लाइन L है ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट हो रही है. तो मैं L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना चाहूंगा पहले. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 क्या आ गया? 1 0 1 only. Both lines are directly you can see by using observation. तो मैं यहाँ लिख दूंगा by observation. By observation we can say L1 and L2 intersect at 1 0 1. अब ये जो लाइन L है ये 1 0 1 से पास आउट हो रही है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट. तो 1 0 1 सेटिस्फाई लाइन L, सेटिस्फाई द लाइन L. ये L को सेटिस्फाई करेगा. अगर L को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवा देते हैं. लाइन L है x - a अपॉन अल्फा, सॉरी L, तो ये आ जाएगा 1 - a अपॉन, सॉरी अल्फा है ये, L नहीं है, x - 1 - अल्फा अपॉन L इक्वल टू y - 1, तो 0 - 1 अपॉन m
इक्वल टू जेड माइनस गामा है, तो दिस इज द 1 माइनस गामा अपॉन -2। यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि एक तो ये आ गया 1 माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल टू -1/m, एंड एक ये आ जाएगा -1 अपॉन m इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन -2। तो यहाँ से मैं ये कह दूंगा m इक्वल टू आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो l अपॉन एल्फा -1 आ जाएगा। दिस इज द एक वैल्यू ऑफ m आ जाएगा, वन वैल्यू ऑफ m। और जब आप यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो ये m इक्वल टू देगा मुझे माइनस माइनस प्लस 2 हो गया अपॉन 1 माइनस गामा, 2 अपॉन 1 माइनस गामा आ जाएगा। तो ये दो रिलेशन मेरे पास में बन के आ रहे हैं। इन दो रिलेशन का ध्यान में रखना, आगे काम लेंगे अपन वापस से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। passes through the point of intersection of L1 and L2. Now, question is say, if the line capital L bisect the acute angle between the L1 and L2. यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने लाइन का एंगल बाइसेक्टर अपन ने नहीं देखा ना, तो ये आपको थोड़ा सा एक पॉइंट में यहाँ बता देता हूँ। अगर कहीं दो लाइन है हमारे पास, लेट अस कंसीडर टू लाइंस, L1 R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर है, एंड L2 जो सेकंड लाइन है दैट इज R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर वाला अपन ने नहीं देखा ना। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो आपको पता है हमेशा दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। कोई भी दो लाइन है तो उनके दो एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। एक एंगल बाइसेक्टर ये हो सकता है, एक एंगल बाइसेक्टर ये भी हो सकता है। एक को बोलते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर नंबर 2 है, एंगल बाइसेक्टर नंबर 1 है। ठीक। तो एक तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना होगा। जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो। ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर के लिए, यहीं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के साथ में। तो एंगल बाइसेक्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड बताया आपको, इक्वल टू लैम्डा वेरिएबल पॉइंट मान के और सोल्व कर लीजिए इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन रेशियोज। तो फर्स्ट नंबर जो केस अपन लेंगे वो आपको ध्यान में ये रखना है कि डायरेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो होगी ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज B1 केप प्लस B2 केप। केप मींस यूनिट वेक्टर। एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा इज, वो होता है B1 केप माइनस B2 केप। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में डायरेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर B1 केप प्लस B2 केप, और डायरेक्शन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो होता है B1 केप माइनस B2 केप। अब ये क्वेश्चन भी सिंपली समथिंग लाइक यही है कि ये जो लाइन है L इज बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो मैं डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो इज फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि लाइन L के डायरेक्शन रेशियो LM-2 है। फिर यहां पर मैं लिखूं सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L, L लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो वो है LM-2। और जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, acute angle bisector of L1 and L2 are along the vector
B1 केप प्लस B2 केप। अब B1 केप और B2 केप आपको निकालना पड़ेगा। वेयर B1 वेक्टर क्या है? B1 वेक्टर है डिनोमिनेटर ऑफ L1 लाइन। डिनोमिनेटर है 1 -1, तो I केप माइनस J केप प्लस 3K केप हो जाएगा। और जो B2 वेक्टर है दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ L2 लाइन। डिनोमिनेटर L2 लाइन -3 -1 और 1 है। दिस इज द -3I केप माइनस J केप प्लस K केप। यहां से आपको B1 केप निकालना है। मैं ये कह सकता हूं B1 केप इक्वल टू B1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है √11 आ रहा होगा, देख लेना इसको। यूनिट वेक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 3 केप डिवाइडेड बाय √11। और यहां से जब B2 केप निकालोगे तो ये भी √11 ही आ रहा होगा ना, I -3I केप माइनस J केप प्लस K केप डिवाइडेड बाय √11। नाउ लेट B वेक्टर इक्वल टू गिवन है B1 केप प्लस B2 केप। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो √11 ही है दोनों में। डिनोमिनेटर को मैं √11 को एलसीएम ले लेता हूँ। दोनों को ऐड करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको -2I केप और दिस इज अ -2J केप और प्लस 4 टाइम्स ऑफ केप। तो इसका जो B वेक्टर आएगा दिस इज अ -2/√11I केप -2/√11J केप और प्लस 4/√11 केप। सो वी कैन राइट डाउन डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे फिर? तो डायरेक्शन रेशियोज आर -2/√11 -2/√11 और 4/√11। बट प्रॉब्लम एक और है, क्या है? एल लाइन के डायरेक्शन रेशियो LM-2 क्वेश्चन में गिवन है, LM-2 क्वेश्चन में गिवन है, और एल लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और उसके डायरेक्शन रेशियोज ये आ रहे हैं। तो इसमें तो LM-2 था ना, ये यहाँ क्या है -2 है, लेकिन ये तो -2 नहीं आ रहा, ये तो 4/√11 आ रहा है। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि L इक्वल टू -2/√11 हो गया, M इक्वल टू ये हो गया, क्योंकि फिर 2 मैच नहीं होगा। तो 2 मैच करने के लिए क्या करना होगा? सो वी नीड टू राइट डाउन दिस L अपॉन -2/√11 इक्वल टू M अपॉन -2/√11 इक्वल टू 2/4/√11, क्योंकि ये रेशियोज है, दीज आर रेशियोज। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो √11 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मैं ये कह सकता हूं L अपॉन -2 इक्वल टू M अपॉन -2 इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मैं ये कह सकता हूं L इक्वल टू -1 आ गया। क्या M इक्वल टू भी -1 ही आ रहा है? ये -2 था, सॉरी दिस इज -2 ना, -2, तो L इक्वल टू +1 आ गया और यही M आ रहा होगा, और M इक्वल टू भी। अब जब L की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई, तो यहां से अपन अल्फा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो अभी अपन निकाल लेते हैं अल्फा और गामा की। तो M इक्वल टू L अपॉन अल्फा -1 था, 1 इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा -1, यहां से अल्फा इक्वल टू आ गया 2, ये भी आ गया। एंड M इक्वल टू 2/1 माइनस गामा था, M की वैल्यू 1 आ गई, 2/1 माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा इक्वल टू 2 हो गया, गामा इक्वल टू -1 आता है, सीधा गामा वैल्यू। तो गामा की -1 आ गई, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, L आ गया, M आ गया, ऑप्शन मैच करवा दीजिए। L इक्वल टू M, क्या क्या निकाला अपन ने, ऑप्शन मैच करवा देते हैं। L इक्वल टू M इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू -1। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 3 होगा, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 3 डेफिनेटली 3 होगा। L प्लस M इक्वल टू 2 डेफिनेटली, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 1 नहीं होगा, अल्फा प्लस M इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ए और बी राइट आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन की। एंगल बिटवीन टू प्लेन का फॉर्मूला वही होता है एंगल बिटवीन दी टू लाइंस ओनली। एंगल बिटवीन टू लाइंस, N1 वेक्टर
अब देखो प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियोज होता है n1 वेक्टर और n2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगल बिटवीन प्लेन हो जाएगा सिंपली cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। यहाँ पर हम बेसिकली मॉडुलस साइन यूज में लिया जाता है, और मॉडुलस साइन यूज में लेने का रीजन ये होता है कि आपको हमेशा दो एंगल मिलेंगे, एक थीटा मिलेगा और एक 90 माइनस थीटा मिलता है। तो ये एंगल बिटवीन टू प्लेन अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्टेशियन फॉर्म में हो तो भी वही सेम फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन a1x प्लस b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। वही सेम फॉर्मूला है n1 n2 अपॉन मैग्नीट्यूड n1 वेक्टर n2 वेक्टर। ये जब आप कार्टेशियन फॉर्म प्लेन लेते हो तो n1 वेक्टर का मतलब ये हो गया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये n1 वेक्टर है। और ये जब प्लेन की इक्वेशन लेते हो तो n2 वेक्टर की वैल्यू होगी a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस c2 k कैप, ये n2 वेक्टर है। अगर दोनों कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, अगर दो प्लेन पैरेलल है, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल टू लैम्डा होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, वही वेक्टर वाला सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें एंगल बिटवीन प्लेन, अच्छा लाइन एंड प्लेन भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखना जरा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, सेम क्वेश्चन है अगेन, परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। तो फॉर प्लेन 1, और प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 1 का n1 वेक्टर क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 a1 b1 c1। और फॉर प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 2, तो n2 वेक्टर a2 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूं वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर तो हमेशा ही क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाएगा। तो एन वेक्टर इक्वल टू मैं ये लिखूंगा n1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट n2 वेक्टर। जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू दी परपेंडिकुलर टू दी बोथ प्लेन, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर से पास आउट होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर से पास आउट होना चाहिए तो उसका वेक्टर भी परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। इस प्लेन की डायरेक्शन 2 1 माइनस 2, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 6 माइनस 2, n1 वेक्टर n2 वेक्टर, इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स इट ओनली। i कैप j कैप k कैप, n1 वेक्टर 2 1 माइनस 2, और दिस विल बिकम 3 माइनस 6 माइनस 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और प्लस -2 माइनस 12 करोगे तो -14 i कैप हो गया। जे से करोगे -4 प्लस 6 तो +2 आ रहा होगा, -4 कितना आ रहा है, -4 प्लस 6 तो -2 आ जाएगा। ये -4 प्लस 6 -2 जे के, और प्लस के -4 प्लस 6 तो +2 होता है, बट जे के पे तो माइनस साइन लेंगे। सेकंड पॉइंट, के में -12 -3 -12 -3, तो ये भी माइनस ही आएगा, -15 के। गॉट इट। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे आप। इक्वेशन ऑफ प्लेन वही सेम फॉर्मूला, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर का मतलब हो गया एक्स वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर गिवन पॉइंट है। ए वेक्टर इक्वल टू मैं लिख देता हूँ आई के प्लस जे के प्लस के। दिस इज द गिवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। और आर वेक्टर वेरिएबल पॉइंट होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। जब आप यहाँ लगाओगे तो x-1 आई के प्लस y-1 जे के और प्लस z-1 के। और इस पूरे का आपको डॉट प्रोटेक्ट करना है उसके साथ, -14 आई के -2 जे के -15 के। ये माइनस साइन कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए। ये माइनस ऑफ 14 इंटू x-1 प्लस 2 इंटू y-1 प्लस 15 इंटू z-1, दिस इज इक्वल टू 0।
ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, बाद बाकी इक्वेशन आ जाएगी 14x + 2y + 15z, और बाकी देख लीजिए -14 -2 -15 29 -31 = 0। ये है ऑप्शन इक्वल टू 13 1 आ रहा है, ए इज राइट आंसर। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट एक आता है एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन में, और तो लाइन की इक्वेशन हमेशा ये लिखे जाते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है दैट इज द आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो लिखा जाता है दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हमेशा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ये जैसे प्लेन है, ये तो प्लेन हो गया और ये लाइन हो गई, मुझे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालना है, लेकिन एन वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा और बी वेक्टर कोई लाइन है, यानी कि ये एंगल आप निकाल सकते हो, वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल, बट दिस इज तो कोस थीटा ओनली। तो जब आप कोस थीटा निकालोगे ना, कोस थीटा इक्वल टू, तो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, बट दिस इज द एंगल बिटवीन, ये जो अपन ने निकाला है दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एन वेक्टर है, ये दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एन वेक्टर, बट लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये है, दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। और इसको अगर मैं फाई से रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये कहूंगा कि इज थीटा, एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल है इस फाई, तो जो फाई है वो 90 माइनस थीटा होगा, ऑलराइट, क्योंकि ये जो नॉर्मल एन वेक्टर है ना, दिस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन है, एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट मींस दिस टोटल एंगल विल बिकम 90 डिग्री, लेकिन मुझे यहां से एंगल निकालना है, प्लेन तो नीचे रह गया और लाइन ये, मुझे तो ये एंगल निकालना है, ये थोड़ी निकालना है, ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर का एंगल है। 90 माइनस थीटा करोगे तो यहां से आ जाएगा दोनों साइड, बस यही है, तो cos थीटा इक्वल टू ये हो गया एंगल बिटवीन दिस इज अ फाई ओनली, तो दैट इज 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे cos, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए 90 माइनस फाइव, यहाँ रिप्लेस करोगे तो दिस इज cos 90 माइनस फाइव, cos 90 माइनस फाइव तो sin फाइव, sin फाइव इक्वल टू आएगा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ। तो लाइन एंड प्लेन का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसमें आपको साइन लेना है, कोस नहीं लेना है, जब भी आपके पास लाइन और प्लेन आए तब आपको साइन लेना है, कोस नहीं लेना है, गॉट इट, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक चीज आती है पॉइंट एंड प्लेन, पॉइंट एंड प्लेन में आपको 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं सिर्फ, यू नीड टू रिमेंबर ओनली 3 फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला, लेट अस कंसीडर पॉइंट ले लेते हैं, लेट ए पॉइंट इज पी x1 y1 z1 है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन में इसमें लूं कार्टेशियन फॉर्म में ले लेता हूं, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz plus b equal to 0. This is the equation of plane. Now when we apply this concept here x1 y1 z1 और इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, तो आपको सिर्फ इसमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जैसे प्लेन की इक्वेशन है, मतलब मिरर है, ये ओरिजिनल मिरर है, ये लाइन होती है ना, लाइन, लाइन कभी मिरर नहीं होता, हम नॉर्मली यूं ही बोलते हैं कि लाइन इज एज ए मिरर, मिरर तो प्लेन ही होता है, ये जैसे प्लेन है और ये कोई पॉइंट है P, दैट इज x1 y1 z1। अब आपको एक तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, एक आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू निकालना है, और एक आपको इसकी इमेज निकालनी है ई डेस। ये 3 चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी होगी, एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा, एक ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, और एक इसकी इमेज क्या होगी। तो फॉर्मूला वही सेम है जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ध्यान रखना फॉर्मूला सेम है,
एक तो आपको ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू प्लेन, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, डी, डी मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड ऑफ, क्या लिखोगे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस b डिवाइडेड बाई मोड ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इट। यही सेम टू सेम फॉर्मूला अपन किस में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन 2D में पढ़ते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ प्लेन के अंदर लागू होगा, प्लेन में लागू होगा, लाइन में नहीं होगा, ध्यान रखना। एक आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी वही होता है जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं अपन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यही होगा, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इट। यही फॉर्मूला 2D स्ट्रेट लाइन में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना उसको देखेंगे। और थर्ड नंबर इमेज, इमेज का फॉर्मूला भी वही होता है, तो इमेज ऑफ पॉइंट में भी वही फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इट। गॉट इट। तो ये तीन ही फॉर्मूले हैं जो पॉइंट एंड प्लेन में इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए जरा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और एक रिलेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1 है, रखते हैं इसको एक बार। सपोज दैट दिस पॉइंट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा ध्यान से। एक प्लेन है मेरे पास में, इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, लेट अस कंसीडर P है, दैट इज 3, 2, -1, नहीं P पॉइंट को ये नहीं लेते हो, एक पॉइंट है जैसे ये है P 1, 0, -1 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ये जो पॉइंट है ये मिरर इमेज है इस पॉइंट की, तो मिरर इमेज जो है वो P डेस है और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, -1। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने आपको कल बताया था स्ट्रेट लाइन के अंदर ही, लाइन इन 3D में, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज मिड पॉइंट, always midpoint, and this midpoint is definitely lies on the plane। तो एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट ऑफ P and P days lies on plane, lies on प्लेन पर लाई करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस हमेशा प्लेन से इक्वल होती है। तो ये इमेज है, प्लेन मिरर है, ये जो पॉइंट Q है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डेज, और ये जो मिड पॉइंट है ये हमेशा ही प्लेन के पर लाई करेगा। तो मिड पॉइंट हो क्या गया, वैसे Q मान लेता हूँ मिड पॉइंट को, जो 3 प्लस 1, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 हो गया 2, और 2 प्लस 1 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो 2, 1, -1, दिस इज द मिड पॉइंट। तो 2, 1, -1, 3 प्लस 1/2, 2 प्लस 0/2, -1 और you can say Q, that is that 2, 1, -1। सो ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, वी कैन से अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा इंटू 1 और प्लस गामा इंटू -1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। यहां से मैं कह दूंगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू डेल्टा। ये मेरे पास में एक और रिलेशन आ गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये तो गिवन था अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1, ये मैंने एक और निकाला। एक रिलेशन और बनाना है आपको। अब देखिए इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो अल्फा बीटा गामा है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर है ये, और ये जो P डेश है ये भी तो नॉर्मल वेक्टर ही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि P डेश इज नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। जब भी अपन प्लेन को देखेंगे, वॉल के ऊपर मिरर लगा हुआ है और अपन सामने खड़े हैं, अपनी जो रेज आएगी
जो लाइन इमेजनरी लाइन जो रेज की जाती है, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, तो इमेजनरी जो रेज जाती है वो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ही जाएगी, यस और नो। वो परपेंडिकुलर प्लेन अगर जाएगी तो इसका मतलब पी पी डेस, ये जो रे है ये तो परपेंडिकुलर होगी। अब पी पी डेस इज नॉर्मल टू प्लेन है, कैन वी फाइंड आउट व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी पी डेस? डीआरएस ऑफ पीपी डेज, तो डीआरएस ऑफ पीपी डेज हम निकाल सकते हैं, दैट इज दी x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 कॉमा 2 माइनस 0 कॉमा माइनस 1 ऑफ माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। वी कैन से दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये 2 आ गया क्या, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज 0, 2 कॉमा 2 कॉमा 0, गॉट इट। और ये एल्फा बीटा गामा डेल्टा, एल्फा बीटा गामा इसके डायरेक्शन रेशियो है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन आर एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। बट मैं ये नहीं कह सकता कि एल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू 0, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। आपको क्या करना है, सो एल्फा बाई 2 इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 0, ये लिखना, क्योंकि ये रेशियोज है, दीज आर द रेशियोज। ये एल्फा बीटा गामा इटसेल्फ वैल्यू नहीं है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू के, पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो मैं ये कह सकता हूं एल्फा इक्वल टू 2k हो गया, बीटा इक्वल टू भी 2k हो गया, और गामा इक्वल टू 0 हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर गामा 0 है तो एल्फा की वैल्यू 1 होगी, यस और नो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि एल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, आ गया वो, एल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1 है, तो एल्फा इक्वल टू 1 आ गया। अगर एल्फा इक्वल टू 1 है तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल दूंगा, 1 इक्वल टू 2k, तो के इक्वल टू आ गया 1/2, के की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करूंगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 ओनली। ये तीनों चारों वैल्यू उठा के इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे अपन, तो बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो ये 2 एल्फा हो गया, 2 इंटू एल्फा की वैल्यू कहाँ गई 1, और प्लस बीटा है, बीटा की वैल्यू भी 1, प्लस प्लस ये माइनस, माइनस माइनस गामा की वैल्यू 0 इक्वल टू डेल्टा, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू आ गया 3, ऑप्शन मैच करवा दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इससे कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, एल्फा कहाँ है, एल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन इससे डेल्टा माइनस गामा, डेल्टा कहाँ है 3, गामा 0 इक्वल टू 3 ओनली, दैट इज ओके, सेकेंड इज ऑल्सो राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन गिवन एज डेल्टा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4, डेल्टा कहाँ है 3 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू 4, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। और फिर बोल रहा है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू डेल्टा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू डेल्टा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 0 है, इक्वल टू 2 है, दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 3 है। ए बी सी राइट आंसर हो जाएंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है आपको, वो अलग सा कॉन्सेप्ट है, उसी को समझाने के लिए दिया है मैंने। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करना जरा। आर वेक्टर इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ माइनस टी आई के माइन प्लस टी जे केप और 1 1 इंटू के केप, कॉन्स्टेंट में सिर्फ 1 है, मैं ये लिखूंगा 0 आई केप 0 जे केप प्लस के केप, ये तो एक हो गया, प्लस टी का कोफिशिएंट बताओ, टी का कोफिशिएंट, माइनस टी इंटू आई केप है तो मैं माइनस आई केप लिखूंगा, टी इंटू जे केप है तो प्लस का जे केप हो गया, और यहाँ कोई टी नहीं है तो प्लस 0 के केप, प्लस पी का कोफिशिएंट क्या होगा, पी के कोफिशिएंट में एक तो वापस वही माइनस आई केप आएगा, 0 जे केप आ जाएगा, और प्लस के केप। ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
3 पॉइंट्स है, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ऊपर अपन एक चीज और पढ़ी थी, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला एक और होता है, और ये भी फॉर्मूला है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इन द वेक्टर फॉर्म में। एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ प्लेन जब अपन पढ़ते हैं ना, ये तो एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकालते हैं कुछ इस तरह से। इसको मैं इस कॉन्सेप्ट को यही समझा रहा हूं, जैसे ये 3 पॉइंट मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म जब निकालते हैं वो ये आती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर। तो मैं ये लिख देता हूं ए वेक्टर, ए लिख देता हूं एक बार की, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एक्चुअली में ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, म्यू टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा सी कर देते हैं एडजस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये सीबीएसई में नहीं है ये कॉन्सेप्ट। जो सीबीएसई बोर्ड होती है उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कई स्टेट बोर्ड की बुक्स में ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू हो गया 0 i के 0 j के प्लस के, और जो पॉइंट बी है, बी वेक्टर, ये ए नहीं है एक्चुअली में, तो ओ ए है, मैंने सिर्फ ए ही लिखा है, ये हो गया माइनस आई के प्लस जे के प्लस 0 के, ओ ए लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना है, क्योंकि कई लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा। ये ओ है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, तो ये ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, सॉरी दिस इज ओ बी माइनस ओ ए, दिस इज द ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर है ये। और सिमिलरली ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस 0 जे के प्लस के। राइट, अब अपन आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है टी एंड पी आर रियल पैरामीटर आई जे के यूनिट वेक्टर अलोंग 3 पोजीशन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू एंड एस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एस क्या है, एस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। ये कोई भी एक प्लेन है रेंडमली मेरे पास में, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो ये जो ए बी माइनस ओ ए है, यू नो, ऊपर अपन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ के आए थे, और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी अपन ने यही पढ़ा था बेसिकली। इसको अगर मैं स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैंने ऊपर यही बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, बट ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म गिवन है, और अब मैं निकाल रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म में। इसका जो फॉर्मूला अपन को यूज में लेना होगा वो डॉट प्रोडक्ट वाला, x माइनस x1 वाला वो फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। ये आ जाएगा x माइनस x1, x1 में ये लेना है आपको 0 0 1, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 1। फिर आपको लेना है b माइनस ए, b माइनस ए, ये वाला b माइनस ए ही दे रखा है ऑलरेडी, माइनस 1 1 0। फिर आपको लेना है c माइनस ए, ये ऑलरेडी c माइनस ए ही दे रखा है, माइनस 1 0 1, और दिस इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज द x इंटू 1 ओनली, दिस इज द माइनस वाई इंटू ये जाएगा ये माइनस 1 और ये 0 हो गया, प्लस z माइनस 1 इंटू ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1।
-1 equal to 0. This is the equation of plane in Cartesian. Now question is say Q और S के पॉइंट दे रखे हैं, आपको ध्यान से देखना, आगे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट दे रखा है Q, दैट इज 10, 15, ये इसने वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 10, 15, 20, 10, 15, 20, और इधर एक पॉइंट है S, इस S के कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पॉइंट S है ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Q विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, तो ये इमेज आप फाइंड आउट कर लीजिए। इमेज ऑफ पॉइंट Q क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ पॉइंट Q, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा x माइनस x1, तो x माइनस 10/1, y माइनस 15/1 इक्वल टू z माइनस 20/1 इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1, तो 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, x माइनस 10, y माइनस 15, z माइनस 20, 1 1 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 10 15 20 25 25 45 ना रहा, ये 43/3 आ रहा हो, 44 कितना आ रहा है, ये 25 44 माइनस 88/3 आ रहा है वाले ना, माइनस का 88/3। यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, एक्स इक्वल टू आ गया -88/3 प्लस 10 और y इक्वल टू आ जाएगा -88/3 प्लस 15 और z इक्वल टू आ जाएगा -88/3 प्लस 15। सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 58/3, y इक्वल टू आ जाएगा 3 तो माइनस का 43/3 और z इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 28/3। 28 ये 20 है ना। सो इमेज क्या हुई, अल्फा बीटा गामा, क्वेश्चन इज से एस इज अल्फा, दिस इज बीटा और दिस इज गामा, सो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, दिस इज इक्वल टू दैट इज -58/3 कॉमा -43/3 कॉमा -28/3। आगे आप ऑप्शन मैच करवा लेना, ए और सी ऑप्शन मैच कर रहे होंगे इसमें, देख लेना आप। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, दैट इज द, आज तो मुझे लगता है 3D वाला ही हो पाएगा यार, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं, पैरेलल प्लेन, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। अच्छा, पैरेलल प्लेन की पहचान क्या होगी, अगर दो पैरेलल प्लेन है तो वो प्लेन इस तरह से दिखेंगे, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d2, यानी कि ये जो एन वेक्टर है ये दोनों में सेम रहेगा, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये दो प्लेन है इन वेक्टर फॉर्म, P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको P2 से रिप्रेजेंट करो, प्लेन नंबर 2। और कार्टेजियन फॉर्म में, कार्टेजियन फॉर्म में ये होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड P2 ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। अब अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ रहा होता तो मैं ये फॉर्मूला आप लोगों से पूछ लेता, वैसे अपने पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लगे, है कि नहीं। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही होगी जो डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल लाइन में, और 2D के अंदर डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन इन 2D और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन इन 3D बोथ आर सेम। यहाँ से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इक्वल टू मोड ऑफ d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रेयरली पूछते हैं, ध्यान में रखना। अब ये वाला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, जहां से एक दो क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं, दैट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। कल एग्जाम में के अंदर भी ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, मैंने आपको बताया था, मैं कल एक्सप्लेन करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मेरे पास में ये दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है P2 और एक ये वाला प्लेन है P1। आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने दो वॉल है, 90 डिग्री के ऊपर है,
है ना, दो एडजेसेंट वॉल ओनली, अपोजिट नहीं, एडजेसेंट वॉल। जो दो एडजेसेंट वॉल है, एक सामने वाली और एक आपके बाजू वाली साइड वाली, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक तो अपोजिट, एक आपके लेफ्ट या राइट, कोई सी भी देख लो। ये दोनों वॉल जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है और वहां पर एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देखिए जरा, जो एज है दैट इज कॉर्नर, जो रूम का कॉर्नर है, वो कॉर्नर कैसे मिला आपको, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करी, वहां पर एक कॉर्नर मिल रहा है, वो जो कॉर्नर है वही लाइन है आपकी, गॉट इट। तो यानी कि जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको एक लाइन बनती है, और ये जो लाइन होगी ना, दिस लाइन इज, तो एक दो पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ बोथ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ, नॉर्मल वेक्टर्स कौन से, n1 और n2, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर ऑफ बोथ प्लेन्स, बोथ, एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब ये जो प्लेन है, तो अब इसको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो जो आपके पास में जो ये जो वॉल होगी, ये वॉल आपके n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, है ना, देखिए जरा, जो n1 वेक्टर होगा वो तो आपके सामने की ओर ऐसे आ रहा होगा, ये n1 वेक्टर होगा सामने वाली वॉल से, और जो n2 वेक्टर होगा वो इस वॉल से इधर आ रहा होगा, इस साइड में। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एक वेक्टर n1 वेक्टर इस तरह से है और n2 वेक्टर इस तरह से है, ये इस तरह से दो प्लेन आपके सामने बनेंगे, एक n1 वेक्टर है और एक n2 वेक्टर है। अब ये जो वॉल है, ये वॉल आपके सामने इस तरह से दिखेगी आपको, ये n1 वेक्टर हो गया, n2 वेक्टर हो गया, ये जो मेरे फिंगर है, दिस फिंगर इज n1 वेक्टर, दिस मार्कर जो है n2 वेक्टर है, और ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन हमेशा इस तरह से बनेगी, ऐसे, ये लाइन ऐसे बन रही होगी, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि ये जो लाइन है इस तरह की, ये लाइन हमेशा ही परपेंडिकुलर है n1 वेक्टर और n2 वेक्टर दोनों के, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो डायरेक्शंस आप फाइंड आउट करोगे लाइन की, सो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दिस, so direction of line is find out by using b vector equal to n1 vector क्रॉस प्रोडक्ट n2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही आपको क्या देगा, नॉर्मल वेक्टर दे देगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको डायरेक्शन मिलेगी। अब आपको एक पॉइंट और चाहिए कि लाइन की इक्वेशन जब भी अपन फाइंड आउट करते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो उस लाइन का वेक्टर चाहिए और एक उसका पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट कैसे निकालोगे, एंड पॉइंट फाइंड आउट, पॉइंट ऑन लाइन फाइंड आउट, फाइंड बाई पुट z इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया z इक्वल टू 0 मैं पुट करता हूँ, आप z इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, बट जनरली हम z इक्वल टू 0 पुट करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है उससे, दैट्स व्हाई ओनली, और कोई वैसे रीजन नहीं होता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए z इक्वल टू अपन 0 पुट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन है इसमें, ये देखना जरा, L1 with the line of intersection of the plane given by this equation, these two equations से एक लाइन L1 पास आउट हो रही है, L2 एक लाइन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसके अंदर तो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है 2, -1, 3, तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, z इक्वल टू 0 पुट नहीं करना है आपको, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 2, -1, 3, लेकिन ये जो L2 लाइन है ये पैरेलल है L1 के, तो डायरेक्शन ऑफ L1 और डायरेक्शन ऑफ L2 बोथ आर सेम, और L1 क्या है, L1 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, इन दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि फ्रॉम प्लेन नंबर 1, P1 जो प्लेन दे रखा है, क्वेश्चन P1 दे रखा है 2x + 3y + z इक्वल टू 4, और P2 जो प्लेन दे रखा है दैट इज x + 2y + z इक्वल टू 5। तो यहां से मैं कह दूंगा n1 वेक्टर इक्वल टू हो गया 2y के
प्लस 3j प्लस k, और इस प्लेन से मैं n2 वेक्टर का नाम दूंगा, दैट इज द i प्लस 2j प्लस k। नाउ डायरेक्शन ऑफ लाइन L1, डायरेक्शन ऑफ लाइन L1, तो मैं इसको b वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू n1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट n2 वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज i j k, और ये आ जाएगा 2 3 1, दिस इज 1 2 1। व्हेन वी विल सिंप्लीफाई दिस, 3 minus 2 तो i, दिस इज सिंप्लीफाइड 2 minus 1 तो माइनस j, और प्लस k इंटू 2 to 4 minus 3 प्लस k, ये आ जाएगा। अब लाइन L2 की इक्वेशन क्या होगी? अब लाइन L2 इज पैरेलल टू L1, लाइन L2 इज पैरेलल टू L1, पैरेलल टू L1, यानी L2 लाइन ये है L2, ये लाइन है L1, L1 लाइन की जो डायरेक्शन है वो b वेक्टर दे रखी है, L2 लाइन की डायरेक्शन भी b वेक्टर हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन L2, अच्छा लाइन L2 तो एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है, 2, -1, 3 passes through 2, -1, 3, दैट इज पॉइंट इज P। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 में ये लिख दूंगा x - 2 अपॉन, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हो तो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास में यही आ जाएंगे, 1 -1 और 1, यही लिख देता हूँ, इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा आपको, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर सेम एज L1 लाइन, L1 दैट इज 1, -1, 1। n1 क्रॉस n2 b वेक्टर ये आ रहा है ना, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 1 -1 और 1, दीज आर दी डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन इक्वेशन हो जाएगा x - 2 अपॉन 1 इक्वल टू y -1 अपॉन -1 इक्वल टू z -3 अपॉन 1। तो ये लाइन x2 आ गई, x - 1 अपॉन 1 इक्वल टू y + 1 अपॉन -1 इक्वल टू z -3 अपॉन 1। ये मेरे पास में लाइन इक्वेशन किसकी आ गई? L2 की आ गई। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं जरा। लेट कैपिटल M डिनोट द प्लेन गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो एक प्लेन की इक्वेशन और दे रखी है M, जिसका नाम है M। तो प्लेन M क्या हो गया? दैट इज द 2x + y - 2z = 6। क्वेश्चन इज से सपोज दैट लाइन L2 मीट्स द प्लेन M एट पॉइंट Q। ये जो लाइन L2 है, दिस इज इंटरसेक्ट दिस प्लेन, ये लाइन L2 इज इंटरसेक्ट दिस प्लेन L2, तो इसको मैं इक्वल टू लेता हूँ लैम्डा, लेट। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा + 2, y इक्वल टू आ जाएगा -λ -1, और z इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा +3। तो लेट पॉइंट Q क्या हो गया? तो पॉइंट Q विल बिकम लैम्डा +2, -λ -1, लैम्डा +3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन को, ये प्लेन का नाम है M, इस M को ये जो लाइन L2 है ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट Q है, और ये जो पॉइंट लाइन है ये पासेस थ्रू P है, P के कोऑर्डिनेट 2, -1, 3 है, और ये जो लाइन है ये यहाँ से पास आउट हो रही है प्लेन M से, ये कहना चाह रहा हूँ। तो लैम्डा +2, तो ये पॉइंट Q मैंने ये मान लिया इस लाइन के ऊपर। अच्छा ये पॉइंट जो है इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वी कैन राइट डाउन 2 × लैम्डा +2 माइनस प्लस ऑफ -λ -1 -2 × लैम्डा +3 दैट इज इक्वल टू 6 ओनली। देन वी विल सिंप्लीफाई, दिस इज -λ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है वो देख लीजिए, -λ -3 इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू -9 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू -9 पुट करोगे तो सो पॉइंट Q क्या आ जाएगा? सो पॉइंट Q विल बिकम -λ +2 -7, -8 और -6, दिस विल बिकम पॉइंट Q। एक पॉइंट और आ गया, दिस पॉइंट इज -7, -8, -6। एक चीज और दे रखी है इसमें, वन मोर थिंग इज गिवन, one more thing is also given, capital R with the foot of perpendicular drawn from P to the plane M। P से प्लेन M के ऊपर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं अपन।
प्लेन की इक्वेशन तो पता ही है, एम प्लेन है। इस प्लेन एम की इक्वेशन वापस लिख देता हूं मैं, जो कि दे रखी है इसने 2x + y - 2z = 6, और पॉइंट P दे रखा है, P पॉइंट ये है 2, -1, 3, और यहाँ पर ये अपने पास में पॉइंट R है। पॉइंट R जो है वो फूटो परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट बता दीजिए आप। तो फूटो परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ मैं, फूटो। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर आगे अपन ऑप्शन मैच करवाना होगा आपको। तो फूटो परपेंडिकुलर में आ जाएगा x - 2/2 = y + 1/1 = z - 3 अपॉन -2 = माइनस ऑफ ax1 2 × 2 प्लस -1 -2 × 3 -6 डिवाइडेड बाई a² b² c²। तो x - 2/2 = y + 1/1 = z - 3 by -2 = when we will simplify 2 to the 4 -6 -6 12। तो इसको सिंप्लीफाई करके बताएं जरा क्या आ रहा है। ये 1 आ रहा होगा ये ना, 8 9, ये भी 9 ही आ रहा होगा। 4 - 1 3 हो गया, 6 - 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये x = 4 आ जाएगा, y = 0 आ जाएगा, z = 2 + 3 5 आ जाएगा। सो पॉइंट R क्या गया? सो पॉइंट R will become 4, 0, 5. This will become point R. Got it? ये पॉइंट R है। अब मेरे पास में तीनों चीजें आ गई, पॉइंट R आ गया, पॉइंट Q आ गया, पॉइंट P आ गया। अब आप ऑप्शन मैच करवा दीजिए। फर्स्ट इससे लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ फाइंड आउट। तो पॉइंट R ये हो गया, Q को मैं तीनों को एक जगह लिख देता हूँ। पॉइंट Q जो मैंने निकाला था अभी, -7 8 -6 -7 8 और -6, और पॉइंट P गिवन है 2, -1, 3, और ये R है। एक तो आप PR निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इससे PQ, तो PQ की वैल्यू निकाल लो। 2 + 7 का होल स्क्वायर, -1 - 8 का होल स्क्वायर, +3 + 6 का होल स्क्वायर। तो ये 9√3 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड नंबर QR निकाल लो। Q2R, Q और R दीज टू ओनली। तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस -6 - 5 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना QR। कौन सा सेकंड ऑप्शन इज 15 यूनिट, -7 8 -6 2 पॉइंट क्या था, ठीक है। R पॉइंट हो गया 4, 0, 5 या 1। अरे एक सेकंड बच्चों, और मिस्टेक हो गई लगता है यहाँ पर। ये -2 है ना यहाँ पे, दिस इज द -2 -2 + 3, तो ये 1 आएगा। z = 1, कोऑर्डिनेट चेंज करें। दिस इज द 4, 0, 1 हो गया ये। तो 0, 1 तो -6 -1 आ गया ये। तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 11² 121 + 64 और +49। तो ये शायद तक मेरे हिसाब से 234 आ रहा हो, स्क्वायर रूट ऑफ 234 आ रहा हो। ये देख लेना जरा। बट क्वेश्चन इज, ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन इज 15, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 15। तो PQ सही हो गया, QR रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR का एरिया, एरिया आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे ये ट्राइंगल है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है R। तो एक PQ वेक्टर हो गया, QR PR वेक्टर हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट PR वेक्टर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। तो 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड I कैप J कैप K कैप। PQ वेक्टर क्या होगा? PQ वेक्टर इज Q - P, Q - P, Q - P ही PQ वेक्टर है। -7 - 2 करोगे तो -9 आएगा ये, और दिस इज द 8 + 1 करोगे 9 आएगा, 6 - 9 आ जाएगा ये भी। और PR वेक्टर R - P करना होगा। R - P 4 - 2 2 हो गया, 0 + 1 + 1 हो गया, 1 - 3 - 2 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड, यू विल सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट सेम आंसर दिस। इसका मैग्नीट्यूड और निकालना है तो एरिया आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेना इसको। और एक और क्या बच गया? एंगल बिटवीन PQ एंड PR।
अब देखिए जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर को मैं एक बार के लिए ए वेक्टर लिख रहा हूं, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर इक्वल टू मैंने अभी बताया क्यू माइनस पी करोगे तो -9 i केप प्लस 9 j केप और -9 k केप हो गया। और जब आप पी आर वेक्टर निकालोगे दैट इज द बी वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू 2i केप प्लस j केप माइनस का 2 k केप। गॉट इट। अब आप कोस थीटा निकाल लीजिए, तो कोस थीटा इक्वल टू तो पता ही है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और एक्यूट एंगल पूछा है तो पॉजिटिव लेना है आपको। ए डॉट बी सॉल्व कर लेंगे तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी -18 आ गया प्लस 9 आ गया और प्लस 18 आ गया और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 9√3 हो गया, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की वैल्यू 3 आ जाएगी तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3√3 आ रहा है। दिस इज द cos थीटा इक्वल टू 1/3√3। तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ए और सी राइट आंसर हो जाएंगे, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्व कर लेना इसको, दिस इज 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 234 ही आएगा इसका आंसर। यू विल सॉल्व दिस। राइट, तो बस यही है और कुछ नहीं। फिर एक फैमिली ऑफ प्लेन आता है, बट फैमिली ऑफ प्लेन, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स। और फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन कुछ नहीं होती, जैसे ये प्लेन को π1 से रिप्रेजेंट किया गया है, इस प्लेन को π2 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन होती है दैट इज द π1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ π2 इक्वल टू 0, और वी कैन से p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ प्लेन। अब आपको क्या कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही है, प्लेन नंबर 1 p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन नंबर 2 p2 दैट इज इक्वल टू 0। p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0, दिस इज द फैमिली ऑफ, नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। तो यही है क्या 3D में, दैट्स इट ओनली। So this is all thing we discuss about the 3D in straight line plane equation, उसके नोट्स में आपको भिजवा दूंगा। Tomorrow we will discuss about the straight line 2D में। अब देखिए जो straight line 2D अपन पढ़ेंगे ना, आप इसके थोड़े से PYQ चेक करना। आप ये देखोगे जेई एडवांस के अंदर स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कम आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कम आते हैं। जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कोनिक सेक्शन, पूरा इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इस पूरे वीक में यही ज्योमेट्री वाला चैप्टर चलेगा अपने, तो वो अपने पैराबोला हाइपरबोला तक कंप्लीट होगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये टोटल 5 टॉपिक्स है और 5 दिन है अपने पास में। ये 5 दिन में 5 टॉपिक आपको कवर करना है। अब जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सर्कल लाइन को कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं, या पैराबोला लाइन को कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं, तो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट लाइन के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, तो भी आए हुए वो अपन सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अदर क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे, तो कल स्ट्रेट लाइन करेंगे और सर्कल भी स्टार्ट कर देंगे कल अपन। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।